नमस्कार साथियों, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका पुनः स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग अपने एक नए टॉपिक के साथ आ जाए हैं और इसमें हम लोग न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, यानी इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए और हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। देखिए, एक तो हम लोग कॉलेजियन सिस्टम क्या है, ठीक है, एक तो हम लोग कॉलेजियन सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद भारतीय न्यायपालिका का स्ट्रक्चर भी समझेंगे कि भारतीय न्यायपालिका के स्ट्रक्चर को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और कुछ चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं अपनी क्लास को। अच्छा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इंडियन जुडिशरी यानी पॉलिटी का ये लेक्चर है, भारतीय राज्य व्यवस्था का यह टॉपिक है। और हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग भाग 5 तक पढ़ चुके हैं, सॉरी भाग 5 तक ही पढ़ चुके हैं, अब 5वां भाग ही चल रहा है। तो उसी में हम लोग भारतीय न्यायपालिका के बारे में समझेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक मिनट। ठीक है, चलिए हम लोग केंद्रीय न्यायपालिका को पढ़ेंगे। केंद्रीय न्यायपालिका में आपको बताएं तो संघीय लक्षण भी हैं। जैसे कुछ चीजों को समझते हैं हम सबसे पहले। देखिए, हमारी जो न्यायपालिका है इसमें 2 प्रकार के लक्षण हमको प्रतीत होते हैं। देखिए, सबसे पहले संघीय लक्षण, फिर उसके बाद एकात्मक यूनिटरी लक्षण जो होते हैं, यूनिटरी। ठीक है, यूनिटरी। ठीक है, यूनिटरी। और उसके बाद संघात्मक लक्षण, यानी जो हम लोगों ने अपना संघ अपनाया है। तो इस तरीके से हमारे संविधान में 2 प्रकार के लक्षणों को की विद्यमानता है। जैसे हम अगर कहें कि एकात्मक लक्षण कौन से होते हैं, तो आप स्पष्ट बता सकें तो ऐसा आप पढ़िए। देखिए, अगर हम एकात्मक लक्षण की बात करें तो एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका। और वहीं पर अगर हम कहें कि जैसे मान लीजिए संघीय लक्षण कौन कौन से, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि देखिए, संघ और राज्य की पृथक न्यायपालिका है। संघ और राज्य की, यानी जिस प्रकार से आप अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका में क्या है, न्यायपालिका का स्ट्रक्चर कैसा है, हम आपको बताएं कि न्यायपालिका का एक सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि हमने जुडिशरी सिस्टम जो भी लिया है वो अमेरिका से अमेरिकी संविधान से ज्यादा ग्रहण किया है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अमेरिका में जो जुडिशरी सिस्टम है, आप समझिएगा अमेरिका का जुडिशरी सिस्टम, एक सुप्रीम कोर्ट है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद अन्य हाई कोर्ट है। इसमें अंतर कहां पर है, हम आपको बताते हैं कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो बिल्कुल अलग है। वहां पर देश विदेश से संबंधित या टेररिज्म से संबंधित मुकदमे देखे जाते हैं, आपके लोकल स्तर के मुकदमे नहीं देखे जाते। यानी अगर यहां पर किसी राज्य, जैसे मान लीजिए 51 राज्य हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए अमेरिका में, अब यहां पर एक राज्य की स्थिति को हम देखते हैं कि जैसे कोई राज्य है और यहां पर एक केस हुआ, अब यह केस अधिकतम जा सकता है तो हाई कोर्ट तक, यानी अपील कहां तक हो सकती है, हाई कोर्ट तक अपील हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट तक वकील मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट तक अपील नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखिएगा। अमेरिकी संविधान में हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं हो सकती, जबकि भारतीय संविधान में या भारतीय न्यायपालिका के अंतर्गत क्या है, हम पहले सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट अपीली न्यायालय है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट हमको मिलता है, तो हमारे डिफरेंट है न्यायपालिका कुछ। तो इस तरीके से ये बात पता चली। अब उसके बाद हम लोग समझ रहे थे कि एकीकृत न्यायपालिका के बारे में समझ रहे थे, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि संघ और राज्य की पृथक न्यायपालिका है। जैसे राज्यों में अपना उच्च न्यायालय है और संघ का अपना एक उच्च न्यायालय है।
तो बिल्कुल बात क्लियर हुई। अब उसके बाद समझिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। भारत में स्वतंत्र यानी सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत जब देखते हैं आप लोग हैं, तो सेपरेशन ऑफ पावर में यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जैसे विधायिका, न्यायपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। इतनी बात से समझ में आई आपको? ठीक है। चलिए, इतनी बात आपको क्लियर हुई तो समझिए ये पॉइंट, 3 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। अब ये क्या दिखाता है? यह दर्शाता है कि हमारे भारत में न्यायपालिका या कहने का मतलब जो स्ट्रक्चर है वो सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत है, यानी विधायिका अपना कार्य करती है और ये भी एकदम स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। वहीं पर न्यायपालिका यह भी अपने में एक स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र है बिल्कुल। वहीं पर कार्यपालिका यह भी एकदम स्वतंत्र है। तो इस तरीके से बात समझ में आई कि संघीय लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि एकात्मक लक्षण, एकात्मक लक्षण का मतलब हुआ एकीकृत, इंटीग्रेटेड न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी यानी ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी कैसे है? देखिए, हम कुछ हद तक ये कहेंगे, देखिए एक बार समझिएगा पूरे स्ट्रक्चर को, एक बार फिर से हम बताते हैं सिस्टमेटिक तरीके देखते हैं। अगला पेज ले लेते हैं। अब यहाँ पर समझिए पहले, देखिए अगर हम कहें कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी के बारे में समझें तो देखिए इंटीग्रेटेड जुडिशरी कैसे है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, यह सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यानी इंटीग्रेटेड है। जैसे सपोज दैट कि इन पर प्रशासनिक अधिकार नहीं है एक दूसरे का, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक अधिकार नहीं है। कैसे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का प्रशासनिक अलग है, प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन अलग है, हाई कोर्ट का अलग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, इनका सबका अपना अपना प्रशासनिक अलग है। लेकिन आप अनुच्छेद 129 जब पढ़ते हैं, अनुच्छेद 1 to 9 129 जब पढ़ते हैं तो बात समझिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बात समझिएगा। देखिए, जब हम अनुच्छेद 129 को पढ़ते हैं तो यहां पर क्या पढ़ते हैं? सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय साक्ष्य होना। बात समझेंगे, हमने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय साक्ष्य होना। अब अभिलेखीय साक्ष्य का मतलब क्या है, ये भी पॉइंट समझेंगे कि अभिलेखीय साक्ष्य क्या है। जैसे सपोज दैट सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया किसी मद को लेकर, किसी भी केस में कोई भी फैसला सुनाया, तो अब वह फैसला, जैसे मान लीजिए कि ए व्यक्ति है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आपको इस केस के लिए, केस उसका एक फिक्स है और इस केस के लिए 2 साल की सजा है। तो अब ध्यान रखेंगे, यही सजा आप हाई कोर्ट में भी जो है देने के लिए मतलब बात है, यानी कहने का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस दिए जा चुके हैं वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हाई कोर्ट में यदि प्रस्तुत किए जाते हैं तो वह एकदम अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में मान्य होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को मानना अनिवार्य होगा। अभी जैसे मान लीजिए सपोज दैट सुप्रीम कोर्ट के जितने भी मैटर हैं उनको जब हाई कोर्ट में कोई भी वकील जज अपना केस लड़ता है तो उसमें क्या करता है, वह सुप्रीम कोर्ट की केसेस की दलीलें देता है और इसको काटना एक हाई कोर्ट के लिए संभव नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
तो यानी आप ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट के लिए बाध्यकारी है, बाध्यकारी है। इतनी बात अगर सभी स्टूडेंट को समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। इधर देखिएगा, ठीक है। तो ये बात पता चली कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी के बारे में आपको समझ में आया कि इन पर जो है प्रशासनिक अधिकार नहीं होता लेकिन न्यायिक अधिकार है। बात समझिए, ये आर्टिकल आपका एक आर्टिकल भी इसमें क्लियर हो गया, अनुच्छेद 1 to 9, ये भी आपका क्लियर हो गया इसी से, ठीक है। तो ये बात एकदम पता चली आपको कि अभिलेखीय साक्ष्य का मतलब क्या होता है। अभिलेखीय साक्ष्य का मतलब एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन वह हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट सबके लिए मान्य होगा, बाध्यकारी मान्य होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, बाध्यकारी है। ये बात एकदम क्लियर हुई। चलिए अब हम लोग आगे अपनी देखते हैं। हाँ, तो अब देखिए, और उसके बाद देखिए अनुच्छेद 141 के क्या संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सभी न्यायालयों को मानना बाध्यकारी हो गया है। तो ये बाध्यकारी है या कौन बताता है? जो अभी हमने आपको समझाया बाध्यकारी वाला पॉइंट, तो आप समझेंगे बाध्यकारी वाला पॉइंट क्या है। तो अनुच्छेद 141 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 141 जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को मानना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट के लिए मानना बाध्यकारी है। तो यह किस अनुच्छेद में है? 141। बात ध्यान रखिएगा, 141 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब देखते हैं हम लोग उच्चतम न्यायालय। सबसे पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग समझते हैं कि अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। बात ध्यान रखिए कि 124 से 147 तक वर्णन किया गया है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये बात पता चली। भाग 5 में वर्णन है, तो ध्यान रखेंगे कौन सा भाग है? भाग 5 में वर्णन है सुप्रीम कोर्ट का। फिर अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा लेकिन राष्ट्रपति की सहमति से सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश किसी भी स्थान पर निर्णय दे सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, किसके परामर्श से? राष्ट्रपति के परामर्श से। बात ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं राष्ट्रपति की सहमति से सीजेआई देश के अन्य भागों में बैठकर निर्णय का प्रावधान कर सकेगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट, ठीक है। अनुच्छेद 124 का पहला, यहीं से समझिए, अनुच्छेद 124 का पहला, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायमूर्ति होंगे। पॉइंट यहां पर बहुत केयरफुली याद रखिएगा, ये नवीन आंकड़ों के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो एक सीजेआई होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। जो कि पहले का स्ट्रक्चर क्या था, तो आप समझिए यहां पर पहले एक सीजेआई मूल संविधान में, यानी मूल संविधान में, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, मूल संविधान में एक सीजेआई प्लस 7 अन्य जज। ये बात ध्यान रखिए, अन्य न्यायाधीश कहने का मतलब, तो आप ध्यान रखेंगे कि कितना था? 8 थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर था पहले। अभी वर्तमान में हालांकि संख्या धीरे धीरे 2009 में भी बढ़ाई गई, 2019 में भी बढ़ाई गई, मतलब कई बार ऐसी बढ़ाई जा चुकी है संख्या, तो वो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कई बार संख्या बढ़ाई जा चुकी है, तो ये बात एकदम क्लियर हुई। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत आपको जो है ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, अब थोड़ा हिस्ट्री भी जान लेते हैं न्यायाधीश की नियुक्तियों के बारे में। देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्तियों के बारे में आपको समझाते हैं, तो समझिए। देखिए, हम अगर बताएं कि अनुच्छेद 124 का 2, 124 के 2 के अंतर्गत जो डिस्कस किया गया है, वो क्या डिस्कस किया गया है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति
सीजेआई या सीजेआई या मुख्य, मतलब कहने का मतलब जो है हाई कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट का जो मुख्य होता है न्यायाधीश, और ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, किसी का भी नियुक्ति हो तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उनसे परामर्श करके, जिनसे वो अपना मन चाहता है, जिनसे वह चाहता है कि हम परामर्श करें। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, जिनसे वह चाहता है कि परामर्श करी जाए, तो उनसे वह परामर्श करके और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कर सकता है या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। तो ये प्रावधान था इसमें अनुच्छेद 124 में। तो ये बात ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति कहने का मतलब इसमें राष्ट्रपति की वर्चस्वता ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा, ऐसे समझ लीजिए। ये बात एकदम क्लियर हुई। फिर उसके बाद देखिए परंपरा क्या थी, परंपरा के बारे में भी बताते हैं हम आपको। परंपरा ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, परंपरा जो चल रही थी, मतलब जो ट्रेडिशन चल रहा था, ये तो मतलब प्रक्रिया थी। अब ये परंपरा क्या थी, परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इसी बेस पर जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति होती रही और ये कंट्रोवर्शियल होती रही है। बात समझिएगा एक बात। तो परंपरा क्या थी कि राष्ट्रपति किसको मुख्य न्यायाधीश बनाएगा, जो सीनियर मोस्ट जजेस होगा, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। बात समझिएगा एक बार, यहां पर हम लिख देते हैं वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश। बात समझिएगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वही उसी को न्यायाधीश बनाया जाएगा। तो ऐसा प्रावधान ये परंपरा के अंतर्गत चलता रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बीता और समय बीतने के साथ इस परंपरा का उल्लंघन हुआ। सन था 1973 का, सन था 1973 का, सरकार थी कांग्रेस की, केस था केशवानंद वर्सेस केरल राज्य का मामला। अब समझिए यहां पर क्या होगा। ठीक है, अब यहीं पर समझेंगे। 1973 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। बात समझिएगा एक बार, यहां पर हम थोड़ा समझा देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लेकर देखिए, 1973, ठीक है, केशवानंद केस, केशवानंद वर्सेस केरल राज्य का मामला। बात समझिएगा, 1973 में केशवानंद वर्सेस केरल राज्य का मामला था और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नियुक्त किए गए, बात समझिएगा, तो इसमें परंपरा का उल्लंघन किया गया। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि उस समय जो सरकार के फेवर में थे, सरकार के फेवर में थे, और वो चाहे वरिष्ठ हो और चाहे वरिष्ठ ना हो, कुल मिलाकर जो सरकार के फेवर में थे, ऐसे जजों की नियुक्ति की गई, ऐसे जजों की नियुक्ति की गई। तो अब यहीं से परंपरा का उल्लंघन हुआ। तो ध्यान रखेंगे, परंपरा का उल्लंघन इंदिरा गांधी के समय में हुआ है, इंदिरा गांधी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम आपको बताएं कि ये तो हो गया 1973 का मामला। ठीक है, इसमें क्या हुआ, परंपरा का उल्लंघन हुआ और वरिष्ठता का आधार छोड़ा गया और इसमें जो सरकार के फेवर में थे उन्हीं जजों को नियुक्ति दी गई। चलिए, ये बात एकदम क्लियर हुई। फिर उसके बाद एसपी गुप्ता का केस होगा, 1982 का केस है एसपी गुप्ता, एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ का मामला हुआ। अब यहां पर देखिए, एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ का जो मामला हुआ, एक सेकेंड, एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ का मामला जो हुआ, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, आप समझिएगा। देखिए यहां पर एसपी गुप्ता का मामला, इसमें राष्ट्रपति के लिए क्या प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के लिए पूछना अनिवार्य नहीं है। बात समझिएगा, पूछना अनिवार्य नहीं है कि कौन जो है वह राष्ट्र बनेगा। कहने का मतलब जो है
मतलब कहने का मतलब कौन सीजीआई बनेगा और कौन नहीं बनेगा, तो यह राष्ट्रपति किसी से पूछने के लिए बाध्य नहीं है। बात समझे? इसमें यह बता दिया गया कि राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, वो किसी को भी नियुक्त कर सकता है। बात समझिएगा, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, इससे ये बात क्लियर हो गई। अब यहीं से आगे क्या देखते हैं हम लोग, आगे क्या मैटर हुआ और कैसे क्या नियुक्ति का सिस्टम बना, तो देखेंगे आगे। इसके बाद बना है 1993 का केस आया और इसमें कॉलेजियम की व्यवस्था की गई। कॉलेजियम यानी अब देखिए यहीं पर हमने जो थंबनेल आपको दिया था कि कॉलेजियम क्या है, तो अब यहीं से समझेंगे कॉलेजियम क्या है। कॉलेजियम की व्यवस्था की गई, न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम से होगी। ये बात धरी गई या ये बात कही गई 1993 में। ये बात ध्यान रखिएगा, 1993 में गठित हुआ कॉलेजियम व्यवस्था आई। और इसमें अब कॉलेजियम व्यवस्था का क्या होती है, उसमें क्या हम बताएं आपको, देखिए समझिएगा। कॉलेजियम होगा, कॉलेजियम में क्या होगा, सीजेआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, या कॉलेजियम बनेगा सीजेआई प्लस 4 एसएमजे। ये बात ध्यान रखेंगे, दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। जैसे कॉलेजियम का मतलब है कि उसमें एक तो सीजेआई होगा और 2 अन्य सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और यह रिकमेंडेशन दिए जाएंगे किसको, राष्ट्रपति को। बात ध्यान रखिएगा, यह रिकमेंडेशन, यह नाम, जैसे मान लीजिए एक लेटर दे जाएंगे किसको, सुप्रीम राष्ट्रपति को, और उसमें नाम लिखे होंगे 1 2 3 4 5, जैसे मान लो सपोज दैट जितने भी नाम लिख के गए तो उसमें से ही राष्ट्रपति चुनेगा, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। बात समझिएगा, ये प्रावधान आया है 1993 में। तो अब ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति इन्हीं में से चुन सकता है, ऐसा प्रावधान चलता रहा। फिर 1999 का समय आया और 1999 में राष्ट्रपति ने अपनी अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए 1999 में अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से राय मांगने के अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि हम किस तरीके से नियुक्ति करेंगे। तो ये बात क्लियर हो चुकी थी कि जो नाम हम दे जाएंगे इन्हीं नामों को आपको इन्हीं में से चुन के सीजीआई बनाना है। ये बात क्लियर हो गई सभी को। तो इस तरीके की कुछ परंपरा रही है और इस तरीके के कुछ नियम रहे हैं। ये बात एकदम क्लियर हुई। अब हम फाइनली एक बात बताएंगे कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कैसे होती है। तो हम आपको बता दें, एक कोलेजियम का गठन होता है और कोलेजियम क्या करता है, कोलेजियम जो अपनी रिकमेंडेशन दे जाता है, राष्ट्रपति उसके लिए बाध्यकारी है, उन्हीं में से जजेस की नियुक्ति करेगा। ये बात एकदम क्लियर हुई, ठीक, बहुत अच्छे। अब हम समझेंगे एनजेएसी केस। देखिए एनजेएसी बिल जो आया वो क्या था और उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। एनजेएसी, बात समझिएगा, एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यह 2014 में आया। बात समझिएगा, 99वां संविधान संशोधन हुआ और 2014 में हुआ। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कोलेजियम के माध्यम से नहीं होगी। जब मोदी की सरकार आई, बात समझिएगा, जब मोदी की सरकार आई तो उस समय व्यवस्था क्या, संसद में एक बिल प्रस्तुत किया गया और यह बिल क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो नियुक्ति होगी वह कोलेजियम व्यवस्था से नहीं होगी। ये बात एक ध्यान रखेंगे, कोलेजियम से नहीं होगी। अच्छा, अब यह जहां पर सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत हुई, ध्यान रखेंगे, यहां पर सुप्रीम कोर्ट को प्रॉब्लम आई। तो सुप्रीम कोर्ट को प्रॉब्लम आई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह भारतीय न्यायपालिका जो कि मतलब कहने का मतलब निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है और जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का मूलभूत ढांचा है, और यह विधि संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करती है और इस बेस पर कहते हुए इसको शून्य घोषित कर दिया। बात ध्यान रखेंगे इस नियम को, और 2015 का केस था, 2015 में इसको शून्य घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो यह विधेयक बेकार हो गया और प्रक्रिया क्या चल रही, वही प्रक्रिया कोलेजियम वाली अभी भी चल रही है। बात समझिएगा, तो ये किस तरीके का बनाया गया था, इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट होगा,
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। भारत सरकार का विधि एवं न्याय मंत्री होगा। विधि और न्याय मंत्री दोनों दो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। भारत के सीजेआई और लोकसभा में विपक्ष का नेता। अब यह सभी इसमें होंगे एनजेएसी में, और यह सब मिलकर एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस का गठन करेंगे। ऐसी व्यवस्था आई थी, लेकिन यह व्यवस्था रद्द कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, शून्य घोषित कर दिया गया। तो ये तो हो गया नियुक्तियों से संबंधित प्रावधान। बात समझ में आई सभी को? चलिए अब हम लोग देखते हैं, आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं ठीक है। चलिए अब योग्यताओं से संबंधित चीजें देखते हैं हम लोग। योग्यताएं अनुच्छेद 124 का 3 में, अनुच्छेद 124 के 3 में योग्यताओं का वर्णन किया गया है। क्या क्या योग्यताएं हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए? तो पहला तो योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बात एकदम क्लियर हुई। किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश रहा हो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किसी उच्च न्यायालय में मिनिमम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, राष्ट्रपति की राय से पारंगत विधिवेत्ता हो। तो ये तो कुछ इनके लिए क्वालिफिकेशंस है, अर्हताएं हैं, ठीक है, योग्यताएं हैं। ये बात एकदम क्लियर हुई। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 124 के 3 में वर्णन है। ये बात एकदम क्लियर हुई। फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं कार्यकाल। कार्यकाल की बात करें तो यह 65 वर्ष तक की आयु तक जो है अपने पद पर रह सकते हैं, ये बात पता चली। फिर उसके बाद शपथ की बात करें, ओथ की बात करें, तो ओथ जो होती है वो राष्ट्रपति के समक्ष तीसरी अनुसूची के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ली जाएगी। और अनुसूची 3 जिसमें हमने आपको बताया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल को छोड़कर अन्य सभी की शपथ का प्रावधान किसमें है? अनुसूची 3 में है। तो उसी में अनुसूची 3 के अनुसार पद मुक्ति की बात करें तो त्यागपत्र द्वारा राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है, और उसके बाद पद मुक्ति ऐसे हो सकती है। अनुच्छेद 124 के 4 में क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके। देखिए अब ये पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को किस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो बहुत केयरफुली समझिएगा इस चीज को। एक बार हम पूरी प्रक्रिया को समझा देते हैं, आप समझिएगा। यहां पर जैसे लोकसभा और राज्यसभा, किसी में भी प्रस्ताव लाया जा सकता है, बात ध्यान रखिएगा बहुत केयरफुली। लेकिन अब लोकसभा में 100 सदस्य एग्री होने चाहिए प्रस्ताव पारित कराने के लिए, वहीं पर राज्यसभा में 50 सदस्य एग्री होने चाहिए प्रस्ताव को पारित करने के लिए। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इतने सदस्य एग्री होने चाहिए तब प्रस्ताव उसमें जो है रखा जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। 100 सदस्य इसमें लोकसभा में, 50 सदस्य, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर। तो इस तरीके से ये बात ध्यान रखिएगा। ये बात क्लियर हुई। अब उसके बाद कहीं भी जो है, अब यहां पर बात समझिएगा कि एकमात्र ऐसे सीजेआई वी रामास्वामी जिन पर महाभियोग, यानी इसको अभियोग कहा जाता है, वैसे अभियोग की प्रक्रिया चलाई गई, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि लोकसभा में बहुमत न मिल पाने के कारण यह पद से नहीं हटाए गए, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रक्रिया मतलब कहने का मतलब जो प्रक्रिया थी वो पूरी नहीं हो पाई। राज्यसभा में हो चुका था, लोकसभा में नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये रामास्वामी पर ही चला था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, अच्छा, इसमें जो प्रस्ताव पारित किया जाता है वो सिंपल मेजोरिटी से नहीं, स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया जाता है। इतनी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे समझते हैं। अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में समझते हैं। देखिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो है, इनको हम समझते हैं कि यह क्या होते हैं। देखिए, यदि सीजेआई का पद रिक्त है या वह अनुपस्थित है या कार्य करने में असमर्थ है, तो राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को कार्यकारी नियुक्ति दे सकता है। कहने का मतलब है कि यदि जो सीजेआई है वह अनुपस्थित है या किसी कारणवश, जैसे मान लो बीमार है या कुछ और कारण हो सकता है, उसका 20 कारण हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति ही
CGI की नियुक्ति करेगा। मतलब कहने का मतलब कार्यकारी के रूप में। तो ये बात ध्यान रखेंगे। फिर अनुच्छेद 127 को समझेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट कार्य करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त हो। देखिए अनुच्छेद 127 क्या कहता है, जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त ना हो और उस समय एडहॉक जजेस, ठीक है, एडहॉक जजेस की नियुक्ति की जा सकती है। यानी तो उस कंडीशन में अब ये कैसे होते हैं न्यायाधीश, यह न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता रखते हो, तो ऐसे न्यायाधीशों को एडहॉक जजेस के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यह कार्य मतलब कामकाज करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। वहीं पर एक और अनुच्छेद है 128, सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अच्छा, यह सब सलाह पूछी जाएगी उनसे, क्या आप एडहॉक जजेस बनना चाहेंगे? तो अगर वो बनना चाहते हैं तो ठीक, नहीं बनना चाहते हैं तो नहीं बनेंगे वो, ये उनकी स्वेच्छा पर है, जबरदस्ती नहीं है उसमें। तो ये सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में हम समझाते हैं आपको कि अगर सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीशों की आवश्यकता है, अब जो न्यायाधीश रिटायर हो चुके हैं उन न्यायाधीशों से परामर्श करके और यदि वह इच्छुक हैं तो उनको लाया जा सकता है। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और हाई कोर्ट्स में अलग ही बहुत डिपेंडेंसी पड़ी हुई है। तो इस तरीके से अभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की संख्याओं में बहुत भारी कमी है। बात समझेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीजें प्रक्रियाएं में रहती हैं। तो अब यहां तक आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखेंगे। अगली क्लास में हम आगे की जो है भाग 2 पढ़ेंगे। यानी भाग 2 का मतलब है इसी लेक्चर का भाग 2 होगा, जिसमें हम लोग और आगे की अन्य चीजों को जानेंगे न्यायपालिका के बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और सभी लोग ध्यान से देखते रहिए, अपने पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।